Hello students. So in the previous lecture we were talking about the electron transport system. ठीक है, आपने फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 देखा, आपने जेड स्कीम के बारे में देखा. आई होप दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर. आपने अच्छे से उसे प्रिपेयर कर लिया है. नोट्स आई नहीं मेरे पास किसी की भी. ठीक है, तो आई होप आप जब वो लेक्चर देखोगे तो आप मुझे नोट्स फॉरवर्ड कर दोगे. डन. सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग थियरी दैट इज नोन एज द केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. किसकी बात करेंगे आज? केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. ठीक है. नाउ टू अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल कि क्या होगा यहाँ पे. ठीक है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द डैम, आप जब डैम की बात करते हो तो डैम के साथ एक जो चीज एसोसिएटेड है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है? अगर ये डैम है और यहां से वाटर को रिलीज किया जाता है तो डैम में यहाँ पे टरबाइन लगा होता है. क्या लगा होता है? टरबाइन लगा होता है. और जब टरबाइन मूव करता है, बिकॉज पानी का जो फ्लो है, पानी जब स्टोर्ड है डैम के अंदर, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी होती है पानी के पास. पर पानी जब मूव करता है, व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम अप टू डाउन, ओके, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. ये काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? टरबाइन को रोटेट करती है. और जब टरबाइन रोटेट होता है तो क्या होता है? दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. टरबाइन क्या करता है? टरबाइन के साथ जो एक चीज एसोसिएटेड होती है दैट इज डायनेमो. डायनेमो क्या करता है? जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी पानी के पास, उसको आपने कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया? आपने उसे कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इन केस ऑफ अ डैम. ठीक है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यहाँ पे भी सेम फिनोमिना होगा. यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, द मूवमेंट इज ऑफ द प्रोटॉन्स. किसका मूवमेंट होगा? प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा. और उस प्रोटॉन्स की मूवमेंट में से जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसमें से क्या किया जाएगा? उसमें से बनाया जाएगा एटीपी. उससे बनाया जाएगा केमिकल एनर्जी. ठीक है. तो जो कंसेप्ट है वो सेम है. यहाँ पे पानी के फ्लो की वजह से टरबाइन रोटेट हो रहा था, और टरबाइन रोटेट होने की वजह से क्या बन रहा था? जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही थी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और जो मैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बात करूंगा उसमें सेम फिनोमिना होगा, बट वहां पे जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसे कन्वर्ट किया जाएगा किस में? उसे कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में. ठीक है. सो दैट इज द बेसिक आइडिया जो आपको याद रखनी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल्स. तो यहाँ पे द होल आइडिया इज यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स. आप एक जगह पे प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ा दोगे. एक जगह मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ल्यूमेन के अंदर, थाइलाकॉइड का जो अंदर का पोर्शन था जिसे ल्यूमेन कहा जाता था, वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे आप प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ा दोगे और फिर प्रोटॉन्स को रिलीज करोगे उस ल्यूमेन में से टुवर्ड्स द स्ट्रोमा. When protons moves from their higher amount to the lower amount, they would pass through a enzyme that is ATP synthase, F0F1 particle. अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या होगा? ये F0F1 particle के स्ट्रक्चर में मूवमेंट आएगा और ये क्या करेंगे? ये H प्लस से जो एनर्जी आ रही है उसको लेके दे वुड कन्वर्ट और दे वुड फ्यूज ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू ATP, and then there is going to be formation of ATP. So this was given by Michel. It was given by Michel and ETS performs. ETS तो आपने पढ़ा ना? ETS में आप देख रहे थे H प्लस पंप हो रहे थे अंदर की तरफ. ठीक है. So ETS performs osmotic work. Osmotic work for transport of protons, transport of protons from stroma to thylakoid lumen. है ना? थायरोकॉइड ल्यूमेन. ठीक है. सो जैसे मैंने बताया कि आप पहले क्या करोगे? प्रोटॉन का नंबर बढ़ाओगे. कहां पे? ल्यूमेन के अंदर. और फिर वहां से आप प्रोटॉन्स को रिलीज करोगे. सो जब प्रोटॉन्स रिलीज होगे वहां पे एक चीज प्रोड्यूस होती है दैट इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स. प्रोटॉन motive force, which is termed as PMF.
दिस इज टर्म्ड एज पीएमएफ, ठीक है। और पीएमएफ की वजह से क्या होगा, क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। सो प्रोटॉन मोटिव फोर्स लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ, leads to production of chemical energy, that is ATP, ठीक है। तो जो मैंने एग्जांपल दिया आपको डैम वाला, वही कंसेप्ट पे ये चीज काम करेगी। डैम में भी आप पानी को अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ फ्लो कराते थे, और यहाँ पे भी H प्लस अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। क्लियर है। सो लेट्स ड्रॉ दी थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड बना लेते हैं। अब जो भी बातें मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 कहां पे होता था, दे वर टेकिंग प्लेस इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलोकॉइड। सो इफ दिस इज द ठीक है, अगर ये पूरा थाइलोकॉइड में बनाया है, ठीक है, और ये ल्यूमेन कंसीडर करेंगे। यहां पे अंदर क्या होता था, यहां पे क्लोरोफिल होता था। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, इस तरीके से जो अपन ने बनाया था, है ना। तो मैंने बोला था ये ल्यूमेन और अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो दिस इज द ल्यूमेन पोर्शन। तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, तो मेम्ब्रेन के अंदर आपने देखा था देयर वाज फोटो सिस्टम 2 था, PS2, ठीक है। देन देयर वाज PS1 था, और बीच में आपके रेड कैरियर्स, साइटोक्रोम BNF, बीच में क्या था, रेड कैरियर्स। तो मैं रेड से बना देता हूं, चलो, ओके। इन द सेंटर देयर वाज प्रेजेंस ऑफ रेड कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस टर्म्ड एज साइटोक्रोम BNF. साइटोक्रोम BNF इज प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस इज द ल्यूमेन पोर्शन, और ये बाहर की तरफ क्या होगा, सो बाहर की तरफ इज द स्ट्रोमा, बट ऑब्वियस है, और अंदर की तरफ क्या है, ये पोर्शन, इसे ल्यूमेन कहा जाता है। तो जैसे मैंने बताया ल्यूमेन के अंदर H प्लस का नंबर बढ़ाना है, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज अपन दिखाते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स दिखाते हैं, F0 F1 पार्टिकल दिखाते हैं। मैं इसको थोड़ा नैरो डाउन कर देता हूं, maybe it won't be covered in the board. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे I'll show F0 F1 particles. This is F0 इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा जो पार्टिकल है दैट इज F1, ठीक है, which is embedded. One of them is embedded in the membrane, another is embedded which is outside towards the stroma, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं F0 is intrinsic protein। क्यों इंट्रिंसिक बोला है, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर है। एंड F1 is एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्योंकि मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है, फेसिंग द स्ट्रोमा। डन। ओके, सो नाउ H प्लस का प्रोपोर्शन किस तरीके से यहां पे ल्यूमेन के अंदर बढ़ रहा है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि देयर वाज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेकिंग प्लेस, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किसके साथ एसोसिएटेड था, फोटो सिस्टम 2 के साथ। वी टर्म्ड इट एज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC, ठीक है। तो OEC तो ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। तो यहाँ पे दिखाते हैं, मैं OEC भी दिखा देता हूँ, चलो। अगर ये लेक्चर आप देख रहे हो विदाउट प्रिपेयरिंग द प्रीवियस लेक्चर, तो ये कुछ काम का नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर आप प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से गो थ्रू करो, फिर इस लेक्चर को आप देखो। तो OEC क्या कर रहा है यहाँ पे, OEC स्प्लिटिंग कर रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अपनी बात हुई थी। सो यहाँ पे वी डिड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 H2O के मॉलिक्यूल्स अपन ने लिए थे, और उस 2 H2O के मॉलिक्यूल्स को जब आप स्प्लिट करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 4H प्लस, आपको मिलता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, और आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये काउंट अपन ने पहले लिख रखा है, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, तो 4H प्लस का प्रोपोर्शन यहां पे रहेगा,
4H+ आर इनसाइड द ल्यूमेन। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करते हैं तो आपने एक और चीज देखी थी कि जो फोटो सिस्टम 1 था, व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो आपने क्या देखा था, यहाँ पे देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ NADPH। तो वो NADPH के लिए जो H+ था वो कहाँ से लिया जाता है, वो स्ट्रोमा से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, स्ट्रोमा से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, यहाँ पे NADP था और क्या बनता था, NADPH बना था। ठीक है, तो NADPH का जो H था वो कहां से यूज किया है, सो दैट H इज ऑल्सो टेकन अप फ्रॉम द स्ट्रोमा। मतलब जितनी बार NADPH बनेगा उतनी बार स्ट्रोमा में H+ का प्रोपोर्शन क्या होता रहेगा, कम होता जाएगा ना, बिकॉज H यहाँ पे यूज में आ जाएगा, तो स्ट्रोमा में H+ का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। बट उसी के साथ व्हेन यू लुक इनसाइड दी ल्यूमेन, तो ल्यूमेन में तो जितनी बार फोटोलाइसिस होता रहेगा तो H+ का प्रोपोर्शन क्या करेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक और चीज थी, आपने देखा था जो साइटोक्रोम B एंड F थे वो क्या करते थे, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जाता था, ओके, इलेक्ट्रॉन को आप यहां से ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, तो जितनी बार आप ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो एक चीज यहां पे देखी थी कि H+ अंदर की तरफ पंप किए जाते थे, H+ वर पंप्ड इनसाइड। H+ को अंदर पंप किया जा रहा था, कहां से, स्ट्रोमा से। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि स्ट्रोमा में H+ की एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो रही है, बिकॉज NADPH के फॉर्मेशन में जो हाइड्रोजन आ रहा है, H+ आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, स्ट्रोमा से आ रहा है। जितनी बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उतनी बार क्या होगा, H+ को स्ट्रोमा से अंदर पंप किया जाएगा। सो देयर वुड बी अ टाइम जब स्ट्रोमा में H+ का प्रोपोर्शन काफी कम हो जाएगा और ल्यूमेन में H+ का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो जब ल्यूमेन के अंदर H+ का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा हो जाएगा तो आपको पता है दैट्स अ नेचुरल टेंडेंसी, चीजें क्या करती है, अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो H+ क्या करेगा, अपने हायर अमाउंट से अपने लोअर अमाउंट की तरफ फ्लो करेगा, और फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता है, that is the F0 F1 particles. All together इनको क्या बोलेंगे, they are termed as ATP synthase. They are termed as ATP synthase. ठीक है, so now when the H+ particles they pass, or the protons when they pass through the F0 F1 particles, they are going to generate the energy. क्या करेंगे, they are going to, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ H+ को पास होता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे H+ जब पास होगा तो क्या होगा, there would be ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे और क्या बनेगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने बताया था, पानी अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ जाता है तो जो पानी के अंदर की काइनेटिक एनर्जी थी उसको टरबाइन, उसको डायनामो कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्रोटॉन्स अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ जाएंगे तो प्रोटॉन्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाएगा कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, प्रोटॉन्स की एनर्जी को यूज करके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड किया जाएगा और जब वो बाइंड हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ATP मिलेगा। क्या मिलेगा, ATP मिलेगा। क्लियर है, सो दिस इज ऑल अबाउट द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, क्या क्या याद रखना है आपको, किस तरीके से ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। तो एक तो प्रोपोर्शन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा प्रोपोर्शन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दी H+ व्हिच आर बीइंग पंप्ड, और तीसरा प्रोपोर्शन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोमा में NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे H का प्रोपोर्शन कम हो रहा है, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सो नाउ विल डू द कैलकुलेशन पार्ट कि कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने NADPH का फॉर्मेशन होने वाला है इन द होल प्रोसेस। तो आई होप दिस इज क्लियर कि यार जब प्रोटॉन पास हो गए तो ATP बनेगा, कितने ATP बनेंगे वो अपन डिस्कस करते हैं। डन, सो लेट्स टॉक अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, या फिर H+ का प्रोपोर्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए।
प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? सो इसको जनरेट करने के लिए यू रिक्वायर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना? सो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एक चीज है, ओईसी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ एसोसिएटेड है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूं। 2H2O को जब स्प्लिट किया जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या मिलता है? 4H+ मिलता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, दूसरी क्या चीज होती है? Okay, so every time the electron is transported, the proton pumps, they would pump the electrons inside the lumen. तो यहां पे लिखते हैं H+ pump protons in lumen. H+ pump protons in lumen. ठीक है, ये एक बात हो गई। यहाँ पे कौन से किसकी बात करें? साइटोक्रोम BNF लिख देते, चलो यहाँ पे साइटोक्रोम द रेड कैरियर। ठीक है, और तीसरी चीज कौन सी? सो तीसरी चीज है दैट इज NADP रिडक्टेस एंजाइम। NADP रिडक्टेस enzyme in stroma uses H+ for formation of NADPH। ठीक है, तो ये इवेंट्स अगर हो गए तो क्या होगा? ल्यूमेन के अंदर प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट होगा, लुमेन के अंदर H+ का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, and then the H+ would move from the higher amount towards the lower amount through F0 F1 particles, ATP synthase। ठीक है, नाउ एक और चीज आप लिख सकते हो कि यार केमी ऑस्मोसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? जो मोमेंट है आपके प्रोटॉन्स का, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है केमी ऑस्मोसिस के लिए? Chemiosmosis requires what? So chemiosmosis requires membrane चाहिए, ठीक है, प्रोटोन पंप चाहिए। सो प्रोटोन पंप अंदर पंप कर देंगे प्रोटॉन्स, उसके बाद क्या होगा? प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट होगा, और प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट होने के बाद वो किससे पास करेगा? वो F0 F1 पार्टिकल से पास करेगा, ATPase एंजाइम या फिर ATP सिंथेस से पास करेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? आपको ATP मिलेगा। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो नाउ लेट्स डू द मैथ पार्ट। एक टर्म में आपको देता हूं क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट, सो व्हाट इज क्वांटम रिक्वायरमेंट? Okay, what is quantum requirement? So quantum requirement is the amount of photons that are required for the transport of electrons. कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितने फोटोन्स चाहिए। ठीक है, सो जो फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 आपने देखा नॉन साइक्लिक ETS, तो अगर उसमें आप देखो तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 2 photons। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 2 photons।
और जब आप वाटर को स्प्लिट करते थे 2s2 किया अपन ने, तो अपन को क्या मिला? सो वी गेट 4H प्लस एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो हाउ मेनी फोटोन्स आर रिक्वायर्ड? सो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 8 फोटोन्स। ठीक है, यस और नो? क्लियर है? सो 1 O2 यहां पे रिलीज हुआ था, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि एक O2 रिलीज करने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 8 फोटोन्स भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट इज क्वांटम रिक्वायर्ड और व्हाट इज क्वांटम रिक्वायरमेंट? सो क्वांटम रिक्वायरमेंट की अगर बात करते हैं कि यार एक O2 रिलीज करने के लिए कितने फोटोन्स चाहिए, फॉर द रिलीज ऑफ 1 O2 हाउ मेनी फोटोन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक O2 ये रहा। ठीक है, तो एक O2 की अगर मैं बात करता हूं तो आई फर्स्ट टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 फोटोन्स चाहिए। ठीक है, एक PS2 को चाहिए था, एक PS1 को चाहिए था। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपन यहां पे प्रोड्यूस करते हैं। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 8 फोटोन्स चाहिए। मतलब यही 8 फोटोन्स आर रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। देख सकते हैं यहां पे 8 फोटोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ 1 ऑक्सीजन 1 O2 released। ठीक है, सिंपल एंड इजी, कैलकुलेशन समझ में आया? ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज क्वांटम यील्ड। quantum released. So quantum released is amount of O2 released. Amount of O2 released per quanta of light observed। ठीक है, एब्जॉर्ब नॉट ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कितना अमाउंट ऑफ फोटो रिलीज होता है। तो अभी जो अपन ने बात की थोड़ी देर पहले 8 फोटोन्स को यूज करते हैं, तो 8 फोटोन्स दे रिलीज 1 O2। ठीक है, तो अगर एक फोटोन्स की बात करते हैं 1 फोटोन, सो 1 फोटोन में कितना रिलीज होगा? सो 1 फोटोन रिलीजेस 1/8 O2। There is a release of 1/8 O2. So that is the amount of O2 released per quanta of light absorbed. So per quanta तो 1 photon पे आपको मिलेगा 1/8 O2 रिलीज होगा। ठीक है, so that is quantum रिलीज कहां लिख दिया? quantum yield, quantum yield। Done. So we did talk about quantum yield and we did talk about the quantum requirement. Done. So quantum yield is 1 photon gives 1/8 O2 because 8 photons gives 1 O2. The calculation should be very very clear. Now how many NADPH are produced and how many ATPs are produced? तो चलो NADPH का देखते हैं काउंट। इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ बिकॉज चलो इसको ऊपर लिख देते हैं बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर स्प्लिटिंग से जो ये चीजें ऑब्टेन हो रही है, 2H2O 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन and 1 O2। ठीक है, so now the question is how many NADPH are being used? So according to the research it has been found out that 2 electrons, how many electrons? 2 electrons are
required for formation of 1 NADPH। अगर मुझे एक NADPH बनाना है तो there's requirement of 2 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है कि जब आपने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किया तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाए? आपने बनाए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बनाए? 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स will be used for formation of 2 NADPH। So this is very very clear now। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं NADPH का फॉर्मेशन करने के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 NADPH। और अपन ने जब फोटोलाइसिस किया था तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए तो आपको कितने NADPH2 मिलेंगे? 2 NADPH मिलेंगे। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी क्या चीज है? 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने फोटॉन्स चाहिए थे? अभी आगे आपने देखा ना, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए आपको 2 फोटॉन्स चाहिए थे। तो आप ये भी लिख सकते हो कि 8 फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड। दोनों सेम ही चीज हो गई, 8 photons are required for formation of 2 NADPH। It's the same thing। ठीक है, क्लियर है? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक NADPH के फॉर्मेशन में हेल्प करते थे। और अपन जब वाटर का फोटोलाइसिस करते हैं तो अपन को तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन से एक NADPH का फॉर्मेशन होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 NADPH। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितने फोटॉन्स चाहिए? बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 2 फोटॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 8 फोटॉन्स चाहिए। तो 8 फोटॉन्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 NADPH। मतलब दिस बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, तो जब आप 2 वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस करोगे तो आपको 2 NADPH मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 NADPH मिलेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी ATPs आर बीइंग फॉर्म्ड। तो ATP का काउंट चेक करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन पास होता है, when 1 electron passes through ETS, 2H plus are pumped। ठीक है, ये काउंट आपको याद रखना है। जब एक इलेक्ट्रॉन पास होगा कहां से? ETS से, तो 2H plus are pumped in the lumen। are pumped inside the lumen। तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं? तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में वी प्रोड्यूस 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन से 2 H प्लस पंप किए जाते हैं ल्यूमेन में, तो जब 4 H प्लस हो गए, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स विल हेल्प टू पंप। when 4 electron passes through ETS, so this is going to be 8H plus 8H plus are pumped inside the lumen। ठीक है, तो टोटल H प्लस कितने हो गए ल्यूमेन के अंदर? तो टोटल H प्लस हो गए ये 4H प्लस जो फोटोलाइसिस के थ्रू मिला था, ठीक है, और ये 8H प्लस।
सो दिस इज गोइंग टू गिव 12H प्लस। बिकॉज ऑफ फोटोलाइसिस भी आपको 4H प्लस मिले ना, तो ये 4H प्लस और ये 8 प्लस कौन से, 8H प्लस कौन से, जो पंप किए बाहर से, स्ट्रोमा से, पंप्ड इनसाइड लुमेन फ्रॉम, यहां पे अपन चलो मेंशन कर दे, फ्रॉम स्ट्रोमा, फ्रॉम स्ट्रोमा। ठीक है, तो टोटल H plus count in lumen is 12H plus. Total H plus count in lumen is 12H plus. 12H plus कैसे हुआ? 8H plus पंप किया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन से 2H प्लस अंदर पंप होते हैं, तो फोटोलाइसिस में 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन से 8H प्लस पंप हो जाएगा अंदर, और 4H प्लस तो ऑलरेडी अवेलेबल है, सो 8 प्लस 4 दैट इज गोइंग टू गिव अस 12H प्लस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च इट हैज बीन सेड दैट 4H प्लस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 ATP। 4H प्लस बनाते हैं एक एटीपी को, कितने एटीपी को, एक एटीपी को, तो उस हिसाब से 12H प्लस है, तो 12H प्लस कितने एटीपी बनाएंगे, यहां पे लिखता हूं मैं, 12H प्लस से मिलेगा 3 ATP। 12H प्लस से क्या मिलेगा, 3 ATP मिलेगा। इज इट क्लियर? बिकॉज टोटल H प्लस काउंट कितना हो गया, 12H प्लस है, और 4H प्लस बनाते एक ATP को, तो इस हिसाब से अगर आप देखो 12H प्लस कितने ATP बनाएंगे, तो 12H प्लस बनाएंगे 3 ATP। कोई कोई रेफरेंस बुक में ये लिखा हुआ है कि कोई रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है 3H प्लस जनरेट्स 1 ATP। ठीक है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि 3H प्लस वुड जनरेट 1 ATP, तो उस हिसाब से अगर आप काउंट देखो तो कितना हो जाएगा, तो काउंट चेंज हो जाएगा। बट आपको इतना याद रखना है कि जब आप 2H2, आप चलो इस चीज को याद रखोगे तो इट कैन बिकम कंफ्यूजिंग, क्योंकि कोई कोई बुक में दिया है कि 4 प्लस से एक ATP बनता है, कोई बुक में दिया है 3H प्लस से एक ATP बनेगा, तो अगर आप 12H प्लस कंसिडर करोगे तो यहाँ पे काउंट आपका चेंज हो जाएगा। तो आप इतना ही याद रखो कि अगर 2H2O पूछा है आपको, तो आपको इतना ही याद रखना है कि 2H2O से आपको कितने ATP मिलेंगे, 3 ATP। 2H2O का फोटोलाइसिस आप करोगे और उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप जब भेजोगे ETS में, तो इट वुड जनरेट 3 ATPs। इतना आप याद रख सकते हो, ठीक है, बिकॉज दिस टू थिंग्स आर कंफ्यूजिंग। डन? सो आपकी रेफरेंस बुक में जो बात लिखी है आप उसके हिसाब से ये नंबर डिसाइड कर सकते हो, बट ये दोनों बातें आपको अलग अलग रेफरेंस बुक में देखने को मिलेगी। Done? Now, so what is the total count of NADPH and DETS? So the total count 3 और NADPH कितने बनाए थे, 2 बनाए थे। तो जब एक वाटर का फोटोलाइसिस होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट विच प्रोसेस, नॉन साइक्लिक ETS, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, सो आई विल बी ऑब्टेनिंग 2 NADPH एंड 3 ATP। क्या मिलेगा, 3 ATP मिलेगा। और कोई काउंट्स लिखूं क्या, तो और यहां पे मैं फोटोन्स के काउंट लिख देता हूं, 8 फोटोन्स लिखते हैं अपन, 8 फोटोन्स यूज में आएंगे। और कितने पंप किए थे अपन ने अंदर की तरफ, सो देयर वाज पंप ऑफ कितने, वी पम्प्ड हाउ मेनी H प्लस इनसाइड, तो 8H प्लस पम्प्ड फ्रॉम स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये काउंट भी आप याद रख सकते हो। डन? और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है।
ठीक है। सो एक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। PS1 PS2 आप पढ़ चुके हो, बट फिर से मैं एक बार एक रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। नाउ इट शुड बी वेरी क्लियर कि यार एक वाटर मॉलिक्यूल सॉरी 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग में 2 NADPH बनने वाले और एक 3 ATP आपको मिलने वाला है। डन। सो नाउ लेट्स, मतलब वो जो मैं बात कर रहा था, जो H प्लस पास हो गए, तो 12 H प्लस जब F0F1 पार्टिकल से पास हो गए तब आपको कितने ATP मिलेगा? 3 ATP मिलेंगे। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, एक था P680 फोटो सिस्टम और दूसरा फोटो सिस्टम था P700 Z स्कीम वाला, नॉन साइक्लिक। ठीक है। तो सनलाइट से एक्स फोटोन्स आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? The electrons are going to get excited. So when the electrons they get excited, they are accepted by whom? They are accepted by primary electron acceptor. कौन था primary electron acceptor? That was phaeophytene, colorless chlorophyll. Primary electron acceptor is phaeophytene, the colorless chlorophyll. तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद उसको कहाँ भेजेगा? वो उसको भेजता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ना आपके, साइटोक्रोम BNF सब कुछ थे अवेलेबल, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू उन इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन कर देगा। यहाँ पे ETS दिखाते अपन, ETS के थ्रू उसको पास कर देगा कहाँ पे? P700 के पास करेगा। बट यहाँ पे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस होगा और यहाँ पे क्या चीज जनरेट होगी? देयर इज गोइंग टू बी जनरेशन ऑफ ATP। किससे? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है। यहाँ पे ATP का जनरेशन होगा। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? वो इलेक्ट्रॉन तो अब ट्रैवल करके इसके पास आ गया, P700 के पास। अब P700 को जब उस वेवलेंथ की लाइट मिलेगी, P700 नैनोमीटर की लाइट मिलेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन था वो फिर से एक्साइट होने लगेगा और एक्साइट होके कहां पहुंचेगा? इट वुड रीच टू दी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ P700। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है। किसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है? ये P700 का। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे तो ये क्या करता है? ये NADP को रिड्यूस करता है। क्या करता है? रिड्यूस करता है। और क्या चीज बनाता है? तो यहां पे दिखाते हैं, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? NADP प्लस से बनाता है NADPH। ठीक है। तो NADPH बन गया। डन। तो एक ATP बना यहां पे और एक NADPH बन गया। तो ये कौन सा प्रोसेस था? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गेटिंग बैक टू P600। यहां पे आप दिखा सकते हो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 O2। ठीक है। सो इसका क्या नाम था? दिस इज नॉन साइक्लिक ETS, या फिर आपने एक और नाम दिया था Z स्कीम या फिर हिल स्कीम। ठीक है। डन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी साइक्लिक ETS। तो साइक्लिक ETS की अगर बात करें तो क्या करेंगे? सो आई विल रब दिस डाउन। इसको रब कर देते हैं क्योंकि वहां पे तो फोटोलाइसिस होता ही नहीं है। So this chapter is very important from the competitive point of view. So make sure आप इसे अच्छे से go through करो, अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है। So P700 लेते हैं, फोटो सिस्टम 1, और फोटो सिस्टम 1 का क्या है? खुद का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फेओफाइटीन।
और फिर फेओफाइटिन कहाँ भेजेगा इलेक्ट्रॉन्स को? तो पहले देख लेते हैं फोटॉन्स आएंगे, ठीक है। सो फोटॉन्स एक्साइट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। जब 700 नैनोमीटर की लाइट मिलेगी तब P700 क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं उसे एक्सेप्ट किया जाएगा बाय दी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उस फोटोन को यूज करके क्या करेगा? रिड्यूस करेगा किसको? सॉरी, यहाँ पे फोटोन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके क्या बनाया जाएगा? उसको पहले भेजा जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ईटीएस के पास, ठीक है, ईटीएस के पास भेजा जाएगा। और फिर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को यूज करेंगे, और क्या बनाया जाएगा? एनर्जी को यूज करके बनाया जाएगा एटीपी। सो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन फिर से कहां आ जाएगा? P600 के पास आ जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो जो मूवमेंट है वो क्या है? साइक्लिक है। सो दिस इज नोन एज साइक्लिक ईटीएस बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आपने ईटीएस देख लिया, साइक्लिक ईटीएस देख लिया, नॉन साइक्लिक ईटीएस देख लिया, ओके। और मैं ये समझता हूं कि आपको अच्छे से पता भी चला है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप ये लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर देखे बिना देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो मेक श्योर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखो, उसी के बाद इस लेक्चर को आपको देखना है। डन। सो वी आर डन विद द केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस व्हिच वाज गिवन बाय मिशेल, ठीक है। मैं फिर से आइडिया बता देता हूं। आपने क्या किया? ल्यूमेन के अंदर H+ का अमाउंट बढ़ाया, फिर उस ल्यूमेन के अंदर से H+ को बाहर भेजा, ठीक है। किसके थ्रू भेजा? F0 F1 पार्टिकल्स के थ्रू भेजा। तो जो प्रोटॉन्स की एनर्जी थी वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, दैट इज एटीपी, ठीक है। सो 4H+ दैट वुड गिव 1 एटीपी, या फिर 3H+ वुड गिव 1 एटीपी, डिपेंडिंग अपॉन द बुक यू आर रिफरिंग, ठीक है। बट आपको इतना याद रखना है कि 2H2O के केस में आपको कितने एटीपी मिलते हैं? आपको 3 एटीपी मिलते हैं और 2 NADPH मिलते हैं। 3 एटीपी और 2 NADPH एंड 8 photons, okay, that are being used for the process. Done. So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and talk about the further details. तो make sure आप जितने भी previous lectures हैं उनको अच्छे से देख लो, और देखने के बाद मुझे उनकी notes WhatsApp कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय।